हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू एन टॉपिक विजन। तो बेसिकली ये चैनल स्टार्ट करने का पीछे का जो मोटो है या मतलब जो आइडिया है कि बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अपने जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर में जाने वाले हैं और जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कॉलेज के इंटरनल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के पास प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे अपने पास प्रिपेडर, मैरो या सेरेबलम या ई गुरुकुल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पर बहुत सारे बच्चों के पास वो नहीं भी होते, वो यूज़ नहीं कर पाते, बहुत सारे उनके पर्सनल रीजंस होते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस चैनल के पीछे का मेन मोटो यही है कि वो भी बच्चे पढ़ पाए, लाइक उनको भी एक वे मिले जिस तरीके से चीज़ें उन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सिंप्लीफाइड करके रखी जाती है और वहाँ से मैक्सिमम बच्चे प्रिपेयर करके अपने एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं। तो इसी चैनल के थ्रू से मतलब मेरा एक पर्सनल ट्राई रहेगा, मतलब एक एज अ पैशन रहेगा या एफर्ट्स रहेंगे मेरी तरफ से कि उन बच्चों को भी एक यूट्यूब के जरिए से या यूट्यूब के थ्रू से वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो ऐसे ही करते करते मैं धीरे धीरे वीडियो स्टार्ट करूंगा बनाना अलग अलग टॉपिक्स पे। ऑप्थेल्मोलॉजी होगा या ईएनटी होगा, हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। मैं अपना मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द सारे अपकमिंग वीडियोस और अपकमिंग टॉपिक्स जो है वो अपलोड कर पाऊँ। तो उसी के साथ शुरू करते हैं। उसी के साथ फिर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ ईयर में हम सबसे पहले मतलब हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी बेसिक्स ऑफ ईयर में, उसमें हम ईयर को डिवाइड कर लेते हैं कि लाइक एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, कि उस हिसाब से वो इजी होता है पढ़ने के लिए। इसलिए हम टॉपिक्स में उसको या पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे कि एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, मिडिल ईयर क्या होता है, इंटरनल ईयर क्या होता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ईयर में, एक्सटर्नल ईयर हम पहले देखेंगे कि एक्सटर्नल ईयर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से कहाँ तक हम उसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं और किस स्ट्रक्चर से लेकर किस स्ट्रक्चर से लेकर किस स्ट्रक्चर तक मिडिल ईयर बोलते हैं। उसके बाद फिर इनर ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत बार ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटर्नल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, तुम कहाँ तक उसको एक्सटर्नल ईयर बोलोगे, या फिर मिडिल ईयर में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं या विच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर और इनर ईयर, बाउंड्रीज पूछी जाती है। तो बेसिकली वो क्लियर होना चाहिए कि ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक एंड हो रहा है, और उस हिसाब से हम एक्सटर्नल ईयर देखेंगे सबसे पहले। तो एक्सटर्नल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है जो पिन्ना पार्ट होता है अपना ऑरिकल, जो कि विजिबल पार्ट होता है ईयर का, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लगाया हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एक्सटर्नल पार्ट जो विजिबल पार्ट होता है हमारा, वो उसको पिन्ना या ऑरिकल भी कहते हैं। तो उसके बहुत सारे बाकी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेलिक्स हो गया, ट्रायंगुलर फोसा हो गया और स्कैफा हो गया, कॉनका हो गया, ये कॉनका हो गया, बाकी के ईयर लोब हो गया। ये जो सारे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का एक सिग्निफिकेंस होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस हर चीज़ का हम क्लिनिकली हम देखते जाएंगे कि कॉनका का क्या यूज़ था, कैसे उसको वाइडनिंग, जब बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है, बहुत सारे प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं, ये जो कॉनका होता है उसको वाइड कर देते हैं। ये जो हमारा जो कैनाल होता है एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल, उसको वाइड करने के लिए हम कॉनका को थोड़ा इंसाइज कर देते हैं। तो हर एक स्ट्रक्चर्स का एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं है। तो उसका हम जैसे आगे आगे सीरीज में बढ़ते जाएंगे हम, और जहाँ जहाँ पे वो रिलेवेंट टॉपिक आएगा मैं वहाँ पे बताते जाऊँगा। तो पहले तो बेसिकली एक्सटर्नल ईयर में हेलिक्स हो गया, ट्रायंगुलर फोसा हो गया, कॉनका हो गया एंड ये ईयर लोब हो गया। ये बेसिकली अपना पूरा पिन्ना है जो हमें दिखता है। उसके बाद जो होता है एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल, ये जो पूरा कैनाल जो दिख रहा है, ये जो कैनाल जो दिख रहा है यहाँ पे मेंशन भी है, ये एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल है। वहाँ से लेकर के ये जो ऑब्लिकली प्लेस स्ट्रक्चर है, जो ऑब्लिकली प्लेस स्ट्रक्चर है उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वहाँ तक जो होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। तो पिन्ना से लेकर के एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल से लेकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्नल ईयर में मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टू रिमेंबर, क्योंकि उसके बहुत सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है और यूनिवर्सिटी में भी उसका क्वेश्चन आता है। बहुत सारे आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी हो गए तो उसमें पूछी जाती है कि एनाटॉमी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूछा जाता है, लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूछा जाता है विद डायग्राम। आपको लेबल डायग्राम पता होनी चाहिए और
उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राइट साइड का है, मतलब राइट ईयर का है, या कौन सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेफ्ट साइड का है या लेफ्ट ईयर का है। तो हम आगे जब जाएंगे इसी वीडियो में तो मैं बता दूंगा कि लाइक उसकी क्या ट्रिक है, कैसे पता करते हैं कि राइट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसे या लेफ्ट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसे, जस्ट बाय सीइंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हमने अभी ये देख लिया कि एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, क्या कंसिस्ट, ऑरिकल, पिन्ना जो हमारा विजिबल पार्ट, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनल अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इटसेल्फ इन एक्सटर्नल ईयर, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और आपको ये वाइवा में पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लाइक एनाटॉमी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद डायग्राम। तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डायग्राम है, ये आपको किसी भी हालत में याद रखनी है, किसी भी हालत में आपको याद रखनी, प्रैक्टिस करनी है, निकालती रहनी है डायग्राम, ये भूलनी नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनता कैसे है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे प्लेस होता है वो एक्सटर्नल लेयर में, उसकी पोजीशन क्या होती है और किस लेयर से बनता है वो। तो यहाँ पे मैंने भी मेंशन किया है, इट फॉर्म्स द पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनल एंड द मिडल ईयर। तो इस लाइन का बेसिकली ये मतलब होता है कि ये पार्टीशन है, यहाँ तक एक्सटर्नल लेयर खत्म होता है और इसके बाद से मतलब इसके मीडियली, इसके आगे जो है वो मिडल ईयर स्टार्ट होता है, इसके आगे जो है वो मिडल ईयर स्टार्ट होता है। तो इट इज अ पार्टीशन, इट फॉर्म्स द पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनल एंड द मिडल ईयर। सो इट, उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट। यहाँ पे जो मैंने सेकंड लाइन पे मेंशन किया है, डेवलप्स फ्रॉम ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स और ऑल थ्री जर्म लेयर्स। तो इसका जो डेवलपमेंट है और उसका जो स्ट्रक्चर है ये ऑल थ्री जर्मिनल लेयर से बना हुआ होता है। कि हमारे जो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं तीन बेसिक जर्मिनल लेयर होते हैं, उससे ऑल थ्री लेयर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्लेस कैसे होता है, कि एक्सटर्नल लेयर में इसकी पोजीशन कैसे होती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इट इज ऑब्लिकली प्लेस बिकॉज ऑफ विच पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट इज मोर लैटरल देन इट्स एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट। तो ये लाइन जो है वो आपको बहुत ट्रिकी लग रही होगी कि क्या मैंने क्या बस लाइन पढ़ के बोल दिया, तो ये बहुत इजी है। तो मैंने क्या बोला कि ये ऑब्लिकली प्लेस है, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर है कि स्ट्रेट ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस है, ऐसा नहीं है, वो ऑब्लिक जैसे होते हैं, ऑब्लिकली प्लेस है। तो ऑब्लिकली प्लेस है, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि पोस्टीरियर सुपीरियर जो पार्ट है, जो बेसिकली यहाँ मैंने और एक डायग्राम लगाई है, उससे डिवाइड किया है उसको उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स में। तो ऑब्लिकली प्लेस होने की वजह से क्या हुआ, जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है, ये जो है, ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है वो क्या हो गया, ज़्यादा लैटरल आ गया। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो ऑब्लिक है। आप अपने हैंड मूवमेंट से भी आप पता कर सकते हो, जैसे आप पाम ले लो, आपके सामने पाल्मार सरफेस आपके हैंड का, उसको थोड़ा ऑब्लिकली करोगे, थोड़ा ऑब्लिक करना, ऑब्लिक करने के बाद आपका जो लैटरल साइड है, जो थंब का साइड है, वो थोड़ा आगे आएगा। तो वैसा आगे आएगा तो हम उसको अगर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें आपके पाम को, जैसे कि मिडल फिंगर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पाम को मिडल जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करेंगे उसके पैरेलल, तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो थंब साइड है, जो आपने ऐसा लाइक थोड़ा आपका जो पाम है ऑब्लिक किया है, जो थंब साइड जो आगे आ रहा है वो आपका पोस्टीरियर सुपीरियर साइड है, और जो पोस्टीरियर सुपीरियर है उसके जस्ट नीचे होगा पोस्टीरियर इन्फीरियर, क्योंकि हमने क्या किया है 4 क्वाड्रेंट्स में उसको डिवाइड किया है। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि इट्स ऑब्लिकली प्लेस बिकॉज ऑफ विच जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है वो क्या है, मोर लैटरल है। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पोजीशन क्या होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट्स ऑब्लिकली प्लेस है, इसके वजह से जो उसका पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया है, जो ये पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है वो ज़्यादा लैटरल हो जाता है क्योंकि वो ऑब्लिक है। तो इस लाइन का बेसिकली मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इट्स ऑब्लिकली प्लेस बिकॉज ऑफ विच पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट इज मोर लैटरल देन इट्स एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट। तो उसके बाद हमने क्या पहली बात पढ़ा था कि इट फॉर्म्स द पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनल एंड द मिडल ईयर। तो जितनी भी पैथोलॉजीज होंगी जो एक्सटर्नल ईयर को अफेक्ट करेगी और जो मिडल ईयर को अफेक्ट करेगी, वो कंबाइनली तुम्हारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि इट्स द पार्टीशन बिटवीन मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर। इसलिए जो हमारी नेक्स्ट लाइन जो है वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, कैन बी अफेक्टेड इन एनी कंडीशन इन बोथ एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हार्म हो सकता है किसी भी कंडीशन की वजह से, जो कंडीशन एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड हो या मिडल ईयर से रिलेटेड हो, क्योंकि इट इज़ अ पार्टीशन। तो क्विकली मैं वापस बता देता हूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूछा जाता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डायग्राम आपको याद रखनी है। डायग्राम के जो हर एक जो पार्ट है, जैसे कोन ऑफ लाइट हो गया,
पर्स टेंसा हो गया, मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा, एक एक लाइन के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इट फॉर्म्स द पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनल एंड द मिडल ईयर, ये हमने लाइन क्लियर कर दी। इट डेवलप्स फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट डेवलप्स फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, ये एमसीक्यू आता है। इसके बाद इट इज ऑब्लिकली प्लेस बिकॉज ऑफ विच पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट इज मोर लैटरल देन एंटीरियर इंफीरियर पार्ट, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट इज मोर लैटरल देन एंटीरियर इंफीरियर पार्ट। उसके बाद it can be affected in any condition in both external and middle ear. So it is important to know that it can be affected in any condition which affects the external as well as the middle ear because it is a partition. उसके बाद हमारा जो 5th point है जो कि है central part of the tympanic membrane, जो central part है ये वाला central part of the tympanic membrane where it is dented, जो है यहाँ पे थोड़ा सा dent होता है क्योंकि dented inside central part of the tympanic membrane where it is dented inside because of the अम्बू, वहाँ पे जो हैंडल ऑफ मेलियस होता है उसको हम जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको अम्बू भी कहते हैं। तो वहाँ पे वो अटैच अम्बू अटैच होने की वजह से जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो वहाँ पे डेंटेड होता है, मतलब थोड़ा सा इनवर्ड डेंट होता है, तो उसको हम अम्बू कहते हैं। वो ये 5th लाइन हमारा जो 5th पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है इसके बाद। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो लेयर्स है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो 2 बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं पर्स टेंसा में एंड जो आगे वाला हमारा पॉइंट है पर्स फ्लैसिडा में। तो पहले हम देखते हैं पर्स टेंसा। तो 6th पॉइंट पे आते हुए पर्स टेंसा हम देखते हैं। जो पर्स टेंसा होता है जो मैक्सिमम पार्ट बनाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि पर्स टेंसा जो है मेजर फॉर्म ऑफ द और मेजर पार्ट विच फॉर्म्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट्स पर्स टेंसा। जो लोअर 2/3 पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, लगभग जो यहाँ से लेकर के जो लोअर 2/3 जो पार्ट है, ये पूरा लोअर 2/3 पार्ट, ये जो है यहाँ से लेकर के ये लोअर 2/3 पार्ट, मेजर पार्ट जो है बेसिकली मेरा जो मतलब मुझे जो कहना है मेजर पार्ट, वो पर्स टेंसा बनाता है। तो पर्स टेंसा होता है। तो पर्स टेंसा कैसे बनता है? तो पर्स टेंसा जो है वो एक फाइब्रस लेयर होती है। इट्स फाइब्रस लेयर, इट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बोला मोस्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय द पर्स टेंसा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट्स पेरिफेरी, जो पर्स टेंसा की जो पेरिफेरी है, ये जो पेरिफेरी मैं यहाँ पे मार्क जो कर रहा हूँ वीडियो में डायग्राम में, ये जो पेरिफेरी है ये क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। तो ये जो पेरिफेरी है इट्स थिक टू फॉर्म फाइब्रोकार्टिलिजिनस रिंग, जो यहाँ पे वो रिंग बना देती है। जो पेरिफेरी में जब पर्स टेंसा जाता है इट फॉर्म्स द फाइब्रोकार्टिलिजिनस रिम या रिंग। ये जो रिंग है वो एक सल्कस होता है, उसकी जो मतलब हमारे जो पर्स टेंसा था जो कि 2/3 पार्ट बना रहा था हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 पार्ट से बना हुआ है, 2 पार्ट्स इन द सेंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो 2 मेजर पार्ट है पर्स टेंसा और पर्स फ्लैसिडा, और उन पर्स टेंसा और पर्स फ्लैसिडा के इन्वॉल्वमेंट में जो लेयर से 3 जर्मिनल लेयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बना हुआ है उसको हमने पर्स टेंसा और पर्स फ्लैसिडा में डिवाइड कर रखा है कि पर्स टेंसा कौन सा है, पर्स फ्लैसिडा कौन सा है। तो पर्स टेंसा जो है मेजर 2/3 वाला पार्ट हमने फर्स्ट लाइन में देख लिया। उसके बाद पर्स टेंसा की जो पेरिफेरी है, जो पेरिफेरी में जाके वो थिक हो जाती है, जो पार्ट है पर्स टेंसा का जो कि बनाती है फाइब्रोकार्टिलिजिनस रिंग, उसको हम कहते हैं, उस फाइब्रोकार्टिलिजिनस रिंग को हम कहते हैं एनुलस ऑफ द एनुलस टिम्पैनिकस और एनुलस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसको एनुलस टिम्पैनिकस भी बोलते हैं, या बेसिक या सिंपल लैंग्वेज में हम उसको एनुलस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि पेरिफेरल थिकनिंग ऑफ पर्स टेंसा होती है। पेरिफेरल थिकनिंग ऑफ पर्स टेंसा, जो लोअर 2/3 पार्ट था हमारा, ये जो पेरिफेरल ये है पेरिफेरल थिकनिंग ऑफ पर्स टेंसा। तो इसका इस पेरिफेरल थिकनिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो फाइब्रोकार्टिलिजिनस रिंग की जो पेरिफेरल थिकनिंग बनी है पर्स टेंसा की, जिसको हम एनुलस टिम्पैनिकस बोल रहे हैं, वो क्या हो जाता है, वो टाइटली फिट हो जाती है। किसमें? टिम्पैनिक डिप्रेशन, जो टिम्पैनिक सल्कस है, जो एक बोनी पार्ट होता है, टिम्पैनिक जो टिम्पैनम बोनी टिम्पैनम होता है, उस बोनी टिम्पैनम का एक सल्कस होता है, ये बोनी पार्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है कि फाइब्रस कार्टिलिजिनस जो थिक रिंग बनी है, जो थिक रिम या रिंग बनी है, जिसको हम कहते हैं एनुलस रिंग, जो कि पर्स टेंसा की है, विच टाइटली फिट्स इनटू द टिम्पैनिक डिप्रेशन, उसको उस टिम्पैनिक डिप्रेशन को हम बोलते हैं टिम्पैनिक सल्कस। वो टिम्पैनिक सल्कस है वो एक बोनी पार्ट है, वो सल्कस बोन का होता है, उसके अंदर ये जो रिंग है वो टाइटली फिट होती है, उसकी वजह से हम उसको कहते हैं पर्स टेंसा। टेंसा मतलब टेंस, टेंशन,
कि लाइक वो उसकी उसकी मोबिलिटी कम होती है, जो कि टेंस होती है। क्यों टेंस हुई? क्योंकि जो उसका पेरिफेरी थी पर्स टेंसा की, वो थिक हो गई पेरिफेरी में। थिक होने की वजह से वो उसने फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग या रिम बनाया, जो कि एक बोनी सल्कस होता है, उसको हम टिम्पैनिक सल्कस बोलते हैं। टिम्पैनिक बोन जो होता है उसको उस सल्कस में वो जाके फिक्स हो गई। इट्स टाइटली फिट्स इनटू द टिम्पैनिक डिप्रेशन, उसको हम टिम्पैनिक सल्कस भी बोलते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? पर्स टेंसा। तो हम पहले देख लेते हैं क्विक रिव्यू में क्या है। क्विक रिव्यू में जो सेंटर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया था, जो कि डेंट पड़ता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वेयर इट इज डेंटेड इनसाइड, उसको हम अम्बू कहते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द अम्बू इन द सेंटर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द अम्बू इन द सेंटर। अम्बू क्या है? टर्मिनल, जो हैंडल ऑफ मेलियोलस है उसका जो टर्मिनल पार्ट है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, यह हैंडल ऑफ मेलियोलस है, डायग्राम में भी है हैंडल ऑफ मेलियोलस। ये जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पे अम्बू है, तो वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेंट्रली अटैच है और वहाँ पे डेंट बना रहा है। तो पेरिफेरी में क्या है? इट इज टाइटली फिक्स्ड इनटू सल्कस, जो हमने वहाँ पे भी देखा, टिम्पैनिक सल्कस टाइटली फिक्स इनटू सल्कस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर मोबिलिटी का क्या मतलब? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, जो वॉइस को ट्रांसफर करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से लेके, वॉइस जो आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाता है मिडल ईयर में। मिडल ईयर में जो हमारे ऑसिकल्स है, जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, तो वहाँ उन तक वॉइस ट्रांसफर करने का काम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करना है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शुड बी मोबाइल। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोबाइल नहीं है तो फिर वॉइस ट्रांसफर, जो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन है, वो तो फिर इनर ईयर कह रहा हूँ, सॉरी, मिडल ईयर के जो ऑसिकल्स है वहाँ पे तो जाएंगे नहीं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की फिर मोबिलिटी का क्या? कि अगर मैं बोल रहा हूँ पर्स टेंसा जो है, जो टाइट स्ट्रक्चर है which is attached to the tympanic sulcus which is a bony part, and और जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम बनाता है पेरिफेरी में, तो फिर मोबिलिटी का क्या? तो मोबिलिटी का हम देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर का कैसे मोबाइल करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर पेरिफेरी में देखेंगे, पेरिफेरी में जो एरिया है लाइक सेंट्रल पार्ट में तो अम्बू है, जिसको अम्बू अटैच है, दैट्स व्हाई देयर इज अ इनवर्ट डेंटेशन। तो ये जो एरिया है वहाँ पे, यहाँ पे मोबिलिटी कम होगी। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर अटैच है उसके वजह से इनवर्ट डेंटेशन भी आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाइक किसी भी चीज़ जो हम ऐसे सोख जाती है, जैसे प्लास्टिक के ऊपर अगर हमने हीट डाल दिया या आग लगा दी किसी प्लास्टिक को, जैसे सिकुड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो अम्बू जो अटैच है उसकी वजह से इनवर्ट डेंटेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोबिलिटी बहुत कम होगी, जहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूँ। और पेरिफेरी में तो ये बोनी सल्कस से जुड़ा हुआ है, तो पेरिफेरी में भी मोबिलिटी कम होगी। तो सेंटर को छोड़ के और पेरिफेरी का ये जो पार्ट, ये जो छोड़ के, जो बीच का जो पार्ट बचता है, ये जो मैं अभी यहाँ पे ये कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं पैरामीडियन पार्ट। उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीडियन पार्ट। तो उस पैरामीडियन पार्ट में मोबिलिटी इन पर्स टेंसा वो मोबाइल होता है कंपेयर टू सेंट्रल पार्ट एंड पेरिफेरल पार्ट। कंपेयर टू सेंट्रल पार्ट एंड पेरिफेरल पार्ट में पैरामीडियन जो पार्ट है वहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वही मैंने मेंशन किया हुआ है कि सेंटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू अम्बू, पेरिफेरी टाइटली फिक्स्ड टू द सल्कस, जो कि टिम्पैनिक सल्कस था। तो मोबिलिटी क्या है? पैरामीडियन पार्ट ऑफ द पर्स टेंसा इज मोस्ट मोबाइल। पैरामीडियन पार्ट ऑफ द पर्स टेंसा इज मोस्ट मोबाइल एंड इन बिटवीन पेरिफेरी एंड सेंट्रल पार्ट। अगर मान लो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि लाइक पर्स टेंसा में कौन सा पार्ट सबसे मोबाइल होता है, और आपके ऑप्शन में अगर पैरामीडियन पार्ट नहीं है तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट में आपको चूज करना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में पैरामीडियन पार्ट नहीं दिया हुआ है। ओवरऑल पर्स टेंसा में अगर आपको क्वेश्चन आता है, ओवरऑल मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर देखोगे मोबिलिटी के हिसाब से, तो वो पैरामीडियन पार्ट है, क्योंकि वो स्पेयर पार्ट है। स्पेयर पार्ट इन द सेंस ना वो सेंटर से अटैच है ना पेरिफेरी से अटैच है। ये जो पार्ट है, ये जो बीच में है, वो पैरामीडियन पार्ट है, वो मोबाइल पार्ट है। पर अगर मान लो आपके ऑप्शन में वो पार्ट, मतलब वो जो ऑप्शन है वो है ही नहीं पैरामीडियन पार्ट, तो आपको सिलेक्ट करना है बिटवीन सेंटर पार्ट एंड पेरिफेरल पार्ट। तो आप किसकी तरफ जाओगे, कौन सा चॉइस आप सिलेक्ट करोगे? तो उसका आंसर ये है कि पेरिफेरल पार्ट जो होता है कंपेयर टू सेंट्रल पार्ट वो ज़्यादा मोबाइल होता है, क्योंकि पेरिफेरल जो है बोनी सल्कस में है पर वो बड़ा स्ट्रक्चर है। इन द सेंस सेंटर जो है वो यहाँ पे जो है सरफेस एरिया कम है, छोटा स्ट्रक्चर है, और वो डायरेक्टली इनवर्ट डेंटेशन भी है वो अम्बू के वजह से अम्बू को पार्ट अटैच है और सरफेस एरिया भी कम है, और वो इनवर्ट डेंटेशन की वजह से रिलेटिव मोबिलिटी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोबाइल होगा पेरिफेरल पार्ट, रिलेटिव मोबिलिटी सेंटर पार्ट से जो जहाँ पे अम्बू अटैच है
उससे कंपेयर टू पेरिफेरी में ज़्यादा होगी। तो इसलिए आंसर क्या होगा उस चीज़ का, अगर आपके ऑप्शन में पैरामीडियन पार्ट नहीं होगा तो जो पेरिफेरी आपको सिलेक्ट करनी है। तो इन बिटवीन पेरिफेरल एंड सेंट्रल पार्ट, जो पेरिफेरी है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि सेंट्रल पार्ट इज अटैच टू द अम्बू। तो ये एमसीक्यू यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट जो है पर्स फ्लैसिडा। पर्स फ्लैसिडा को शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आपको एक याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे, पर्स फ्लैसिडा को शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो शार्पनेल्स मेम्ब्रेन जो पर्स फ्लैसिडा है, जो ऊपर का भी हमने क्या देखा, लोअर 2/3 पार्ट, तो ऊपर का जो 1/3 पार्ट बचता है, अभी ये जो ऊपर का जो पार्ट बचता है, ये जो है ऊपर का 1/3 पार्ट, ये तुम्हारा पर्स फ्लैसिडा है। यहाँ पे डायग्राम पे भी मेंशन है, डायग्राम में भी, कि पर्स फ्लैसिडा जो ऊपर का 1/3 पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शार्पनेल्स मेम्ब्रेन। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, शार्पनेल्स मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, कि पर्स फ्लैसिडा को शार्पनेल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर 1/3 पार्ट जो है वो जहाँ पे टिम्पैनिक एनुलस जो हमने पढ़ा था पर्स टेंशन में, टिम्पैनिक एनुलस या टिम्पैनिक जो एनुलस रिंग है वो बनती है, यहाँ पे नहीं है वो, नो टिम्पैनिक एनुलस वहाँ पे नहीं बनती, इसलिए वो क्या है, फ्लैसिडा है, रिलेटिवली मोबाइल है, ज़्यादा मोबाइल है कंपेयर टू पर्स टेंसा, जस्ट बिकॉज देर इज नो एनुलस, नो टिम्पैनिक एनुलस। तो क्या होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, वेरी मोबाइल एंड फ्लैसिड बिकॉज ऑफ नो एनुलस। एनुलस होता तो फिर वो अटैच होता, बोनी सल्कस से अटैच होता, बोनी सल्कस से अटैच होता तो उसकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती। तो इसलिए नो टिम्पैनिक एनुलस, वेरी मोबाइल, इसलिए हम उसको पर्स फ्लैसिडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये आता है, अगर कोई स्ट्रक्चर फ्लैसिड है, कोई स्ट्रक्चर मोबाइल ज़्यादा है, तो यहाँ पे और एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये आएगा कि रिट्रैक्शन पॉकेट जो बनते हैं, आगे जाके हम जो अलग अलग पैथोलॉजीज पढ़ेंगे जिसमें साइनोसाइटिस हो गया, और जो ईयर के जो बहुत सारे डिसीजेस होते हैं जिसमें यूस्ट्रिशियन ट्यूब जो है एलर्जी की वजह से या बच्चों में एडेनॉइड्स की वजह से, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब बहुत सारी पैथोलॉजीज की वजह से यूस्ट्रिशियन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है। तो उसकी वजह से बहुत लाइक प्रेशर जो डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है कि एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू मिडल ईयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो बहुत सारी जो पैथोलॉजीज है उससे रिलेटेड जो होंगी अपर 1/3 पार्ट से, जो पर्स फ्लैसिडा वाला पार्ट है, क्योंकि वो मोबाइल है और वो फ्लैसिड है, तो उन सब पैथोलॉजीज में जो रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनते हैं, बेसिकली जो आगे हम पढ़ेंगे रिट्रैक्शन पॉकेट क्या होते हैं, वो यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर रिट्रैक्शन पॉकेट जो बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से, जो मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, नेगेटिव प्रेशर इसलिए बना क्योंकि जो आपकी यूस्टेशन ट्यूब थी वो किसी भी रीजन की वजह से, एलर्जिक रीजन हो गया या आपके एडेनॉइड्स हो गए या किसी पॉलिप की वजह से वो ब्लॉक हो गई। वो ब्लॉक होने की वजह से एक्सटर्नल ईयर का जो प्रेशर है वो बढ़ गया और इंटरनल ईयर का, मिडल ईयर का जो प्रेशर है वो कंपेरेटिवली एक्सटर्नल ईयर वो कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो उस वैक्यूम की वजह से जो रिट्रैक्शन पॉकेट होते हैं, मतलब जो रिट्रैक्ट होता है, जो स्ट्रक्चर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो रिट्रैक्ट होता है, वो कॉमनली कहा होगा, ऑब्वियसली अगर पर्स टेंसा बहुत टाइट स्ट्रक्चर है, टेंस स्ट्रक्चर है, तो वो होगा रिट्रैक्शन पॉकेट पर्स फ्लैसिडा में। इसलिए यहाँ पे लाइन मेंशन किया हुआ है कि रिट्रैक्शन पॉकेट मोर कॉमनली सीन इन अपर 1/3 पार्ट, रिट्रैक्शन पॉकेट मोर कॉमनली सीन इन अपर 1/3 पार्ट। तो बहुत सारी जो पैथोलॉजीज है आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, जो मैं बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए ट्राई कर रहा था, जैसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, म्यूकोजल ओटाइटिस मीडिया, स्क्वैमोजल ओटाइटिस मीडिया, उन सब वो सारे पैथोलॉजीज हम पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको रिट्रैक्शन पॉकेट्स जो है वो देखने को मिलेगा, कैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो पर्स फ्लैसिडा है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होता है। ये ओवरऑल आइडिया हो गया। तो पर्स फ्लैसिडा अपर 1/3 पार्ट, क्विकली मैं रिव्यू दे रहा हूँ। पर्स फ्लैसिडा जो है अपर 1/3 पार्ट है, वहाँ पे याद रखना है टिम्पैनिक एनुलस नहीं है, वेरी मोबाइल पार्ट, मोबाइल है, फ्लैसिड है, और मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट, मोर कॉमनली फॉर्म्स रिट्रैक्शन पॉकेट फॉर्म्स इन अपर 1/3 पार्ट विच इज पर्स फ्लैसिडा। और वो क्यों बनता है, बहुत सारी पैथोलॉजीज की वजह से, जो कि अपकमिंग वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओटाइटिस मीडिया और वो सब चीज़ें, कैसे यूस्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होता है और यूस्टेशन ट्यूब के क्या फंक्शन होते हैं। हमारा 7th पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया, शार्पनेल्स मेम्ब्रेन का, कि पर्स फ्लैसिडा को शार्पनेल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद वाला जो हमारा पॉइंट है वो है एनाटॉमिकल पॉइंट्स, लाइक एनाटॉमिकल फिगर्स है, नंबर्स है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा और उसमें कंसेप्ट बहुत कम है, उसको आपको याद रखना है।
याद रखना है और एमसीक्यू आपको करेक्ट करके आना है। तो 8th पॉइंट जो है एनाटॉमिकल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज 19 mm²। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 19 mm²। उसमें से भी इफेक्टिव वाइब्रेटरी सरफेस एरिया अगर आप देखोगे कि वो कितना है 19 mm², तो अपना टोटल सरफेस एरिया था। तो इफेक्टिव वाइब्रेटरी सरफेस एरिया कितना है? 55 mm²। तो पूरा एज अ होल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं हो रहा, एज अ होल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमें भी पता है पर्स टेंसा है जो कि अटैच मतलब फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम या रिंग बना रहा था, सेंटर में अम्बू था और पर्स फ्लैसिडा, तो वाइब्रेट हो रहा है ना, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है। तो एज सच होल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अटैच है जो कि टेंस्ड होते हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता। इसलिए इफेक्टिव वाइब्रेटरी सरफेस एरिया कितना है? 55 mm²। उसके बाद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एमसीक्यू में आता है, जो कि एंगल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि होता है 55 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 डिग्री। बहुत सारे बच्चे वाइवा में 55 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं, तो याद रखना डिग्री सेल्सियस नहीं है, 55 डिग्री है। तो 55 डिग्री कैसे है, मतलब एंगल कैसे बना है? तो एंगल उन्होंने कैलकुलेट किया है, जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक अपना मियट्स था, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल जो था, ये जो कैनाल है, ये जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल है, उसके सरफेस एरिया से वो डिग्री टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एंगल जो है वो 55 डिग्री है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस के सरफेस एरिया से, जो सरफेस है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस का जो सरफेस है, उससे वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है 55 डिग्री पे लोकेटेड है। इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एंगल कितना है? 55 डिग्री, नॉट 55 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया, ये प्लीज याद रखना कि एंगल कितना है। उसके बाद फ्रॉम, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब क्या? एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल का हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके बाद 9th पॉइंट पे जाते हैं। 9th पॉइंट जो है लैटरल प्रोसेस ऑफ मैलियोलस, या इसलिए मैंने यहाँ पे एक फोटो भी लगाई हुई है ईयर ऑसिकल्स की। ये जो ईयर ऑसिकल्स है वो मिडल ईयर का पार्ट होते हैं हमारे बेसिकली। ये जो इसका जो लोकेशन होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, अगर आप मीडियली जाओगे, मीडियली लोकेटेड होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ये स्ट्रक्चर, ईयर ऑसिकल जो होते हैं मीडियली लोकेटेड होते हैं। तो क्या आएगा ईयर ऑसिकल्स में, जो हम मिडल ईयर जब पढ़ेंगे तब आएगा, मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक ईयर ऑसिकल। पहले तो देख लेते हैं मेलियस, जो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके इंप्रेशन हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे भी दिख रहे हैं। तो लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला है। यहाँ पे अब ये जो दिख रही है वो छोटी सी जो प्रोसेस दिख रही है वो एंटीरियर प्रोसेस है, और उसके जो पीछे जस्ट पीछे जो दिख रही है, जो ये है लैटरल प्रोसेस। तो ये एंटीरियरली लोकेटेड है, मतलब जो मिडल ईयर के एंटीरियर स्ट्रक्चर्स, मतलब एंटीरियरली है। अगर मिडल ईयर के अगर रिलेशन में देखने जाओगे तो ये एंटीरियरली है, इसलिए इसको एंटीरियर प्रोसेस कहते हैं। और वो जो इंप्रेशन हमें दिखता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, जो अगर हम डायग्राम देखेंगे वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यह देखो लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, जो यहाँ पे इंप्रेशन दिख रहा है ये मेलियस की लैटरल प्रोसेस है। इसलिए वो जो हमें इंप्रेशन दिखता है वो लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस है, क्योंकि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रिलेशन में देखा जाए, मिडल ईयर के रिलेशन में वो लैटरल स्ट्रक्चर है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मीडियली अगर देखने जाओगे, मीडियली जाओगे तो हमें ईयर ऑसिकल्स मिलेंगे, और ईयर ऑसिकल्स के लैटरली जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये जो ईयर ऑसिकल्स है, अगर इस साइड पे अगर आप जाओगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगा, और इस साइड पे मीडियली ईयर ऑसिकल्स के मीडियली जाओगे, इनर वाली साइड पे जाओगे तो इनर ईयर आएगा। तो इसके वजह से ये जो प्रोसेस है मेलियस की, जो प्रोसेस है छोटी सी एंटीरियर प्रोसेस के जो पीछे है वो लैटरल प्रोसेस है। इसलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ द मेलियोलस ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो हमें प्रोजेक्शन दिखता है एनाटॉमी में। तो हम ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद जो अम्बू है, फ्रॉम अम्बू एंड एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, ये जो अम्बू मैं अभी ऊपर आपको फोटो दिखाऊंगा, फ्रॉम अम्बू इन एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट कोन ऑफ लाइट इज सीन। तो कोन ऑफ लाइट क्या होता है? तो कोन ऑफ लाइट जो है यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगा, ये देखिए, ये जो है, ये जो अम्बू है, यहाँ से जो दिख रहा है ये कोन ऑफ लाइट है, यहाँ से जो दिख रहा है ये कोन ऑफ लाइट है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है अम्बू से जो है जो क्वाड्रेंट, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि कैसे होते हैं, कि ये 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर दिया। ये जो एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर, ये जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी मैंने डायग्राम इसके लिए बेसिकली लगा दिया। तो आपको डाउट आ सकता है कि लाइक ये क्वाड्रेंट हम कैसे पहचान सकते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। आपको बस देखना है कि ये हैंडल ऑफ मेलियस जो है ये किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अगर ये हैंडल ऑफ, अभी इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो हैंडल ऑफ मेलियस जो है वो राइट साइड पे लोकेटेड है, मतलब इस साइड पे, राइट साइड में। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट साइड में होगा हैंडल ऑफ मेलियस। तो जिस साइड में अगर आप हैंडल ऑफ मेलियस जा रहा है
वहाँ से आपको क्वाड्रेंट्स निकालने हैं। तो मतलब जिस साइड में अगर वो राइट साइड में जा रहा है तो उसके जो जस्ट आगे वाला जो होगा, जस्ट एडजेसेंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये एंटीरियर पार्ट होगा, उसका एंटीरियर सुपीरियर होगा, जिसका जहाँ पे जो एंगल मतलब ओरिएंटेड है, राइट साइड में ओरिएंटेड है। और जस्ट उसके नीचे जो होगा वो एंटीरियर इन्फीरियर होगा। उसके जो पीछे जो होगा ऑब्लिकली, ये जो पीछे होगा ये होगा पोस्टीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर। तो ये क्या, ये जो होल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्लिकली प्लेस होता है, ऑब्लिकली होता है। तो ये वाला जो पार्ट है सबसे पहले दिखता है हमें, और जो एंटीरियर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है। तो अगर कोई लॉन्गेस्ट पार्ट पूछे तो आप एंटीरियर पार्ट आएगा उसका आंसर, या मतलब एंटीरियर पार्ट बताना, क्योंकि ऑब्लिकली प्लेस है। ऑब्लिक होने की वजह से ये जो पार्ट है सबसे पहले आता है, जो विजिबल होता है पोस्टीरियर पार्ट, और एंटीरियर पार्ट जो होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है ऑब्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से। तो इसलिए थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको याद हो गया होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं, आपको क्या देखना है, ये जो हैंडल ऑफ मेलियस का डायरेक्शन देखना है। अगर वो राइट साइड की तरफ जा रहा है तो उसका जो पॉइंटिंग जो एंगल है वहाँ पे जो होगा एंटीरियर सुपीरियर होगा, और नीचे जो होगा एंटीरियर इन्फीरियर होगा। उसके जस्ट पीछे होगा पोस्टीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एनी सर्जिकल प्रोसीजर। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करनी होती है तो क्वाड्रेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना कि कौन से क्वाड्रेंट्स है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी कि लैटरल प्रोसेस देखी, लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियोलस, प्रोजेक्शन ऑफ मेलियोलस ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया अच्छे से कि एंटीरियर प्रोसेस है ये है, और लैटरल प्रोसेस उसके जस्ट पीछे है, और हैंडल ऑफ मेलियोलस हो गया। उसके बाद फ्रॉम अम्बू, मैंने ऊपर बताया कि फ्रॉम अम्बू से कोन ऑफ लाइट होता है। कोन ऑफ लाइट जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो स्ट्रक्चर है ये कोन ऑफ लाइट है, ये कोन ऑफ लाइट है। तो कोन ऑफ लाइट में आपको क्या देखना है कि वो कैसे बनता है, जस्ट वो रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्लिक नेचर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, मैंने ऑलरेडी बताया। तो कोन ऑफ लाइट उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्लिक नेचर की वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ मैलियोलस, मैलियोलस का ही रिफ्लेक्शन होता है वो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑब्लिकली प्लेस है तो मैलियोलस का रिफ्लेक्शन कोन ऑफ लाइट है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑब्लिकली ऑब्लिक नेचर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है मैलियोलस का वो है आपका कोन ऑफ लाइट। तो उसके बाद जो हम 10th पॉइंट जो देखने जाएंगे, नॉर्मल कलर। जो नॉर्मल कलर क्या है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, पर्ली वाइट। पर्ली वाइट मतलब लाइक जैसे कि पर्ल्स देखे होंगे आपने, तो उस हिसाब से उसका कलर क्या है, पर्ली वाइट। और ग्रे कलर का हो सकता है या पर्ली वाइट हो सकता है कलर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर। क्योंकि ये कलर याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी पैथोलॉजीज में कलर चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि नॉर्मल कलर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, पर्ली वाइट और ग्रे, पर्ली वाइट और ग्रे। और इट इज ट्रांसलूसेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर, नॉट ट्रांसपेरेंट। सो हमने क्या देखा, कोन ऑफ लाइट देखा, उसके बाद नॉर्मल कलर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखा। नॉर्मल कलर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो है पर्ली वाइट और ग्रे इन कलर, और इट इज ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर, नॉट अ ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर। तो ये देख लिया। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की, पर्स टेंसा, पर्स फ्लैसिडा, उसके बाद 3 लेयर से बना हुआ है और ऑब्लिकली प्लेस है, 55 डिग्री पे प्लेस है टू द सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस और कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स के सरफेस एरिया से वो 55 डिग्री पे है। और उसके बाद हमने क्या देखा, लैटरल प्रोसेस देखा, जिसका इंप्रेशन दिखता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के डायग्राम पे, लैटरल प्रोसेस देखा। उसके बाद लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो है बेसिक सेपरेट क्वेश्चन आता है। लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो बेसिक सेपरेट क्वेश्चन आता है, जस्ट आप याद रख लेना क्या होता है। इसकी एक पैथोलॉजी ये है कि अगर आगे हम जब टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे, जैसे कि क्रोनिक स्क्वैमोस ओटाइटिस मीडिया हो गया, तो कैसे जो अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, वो यूजुअली जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर टियर्ड हो जाए, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारी बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बोले, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाए या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टियर हो जाए, तो वहाँ पे स्क्वैमस ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की एक पॉलिसी होती है। मतलब जो एपिथेलियम, एक्सटर्नल एपिथेलियम होता है, और एक हमारा मिडल ईयर का एपिथेलियम हो गया या इनर ईयर का एपिथेलियम हो गया, जो भी बाहर से जो एपिथेलियम आता है, जैसे कि एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल से जो एपिथेलियम माइग्रेट करके तुम मिडल ईयर में जो आएगा, तो अगर वहाँ पे अगर
हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर इंटैक्ट है और अगर कोई लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर है वहाँ पे, मतलब 3 लेयर से बना हुआ है, आउटर इपिथेलियल लेयर है, इनर म्यूकोजल लेयर है और मिडल फाइब्रस लेयर है। ये लेयर क्या करती है, अगर माइग्रेटरी इपिथेलियम कोई बाहर से आ रहा है तो उसको कॉन्टैक्टली, मतलब उसको कॉन्टैक्ट इनिबिशन कहते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। तो ये आपको अभी इस लेवल पे डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए। जब वो स्क्वैमोजल ओटाइटिस मीडिया हम पढ़ेंगे, मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है, कैसे माइग्रेटरी एपिथेलियम बाहर से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से अंदर आने का ट्राई करता है, इसके वजह से हीलिंग स्टॉप हो जाती है, इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील नहीं हो पाता, ओपन रह जाता है, और उसके वजह से इन्फेक्शन कैसे जाता है, कि लाइक इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफर होता है, या वहाँ पे कैसे स्क्वैमस एपिथेलियम एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बहुत सारी पैथोलॉजीज है, बहुत सारी आइडियाज है, वो मैं आपको फर्दर टॉपिक्स में बताऊंगा। बेसिकली आप यहाँ पे बेसिकली ये याद रखो आप कि लेयर्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है। ये थ्योरी में आ सकता है कि आउटर एपिथेलियल लेयर विच इज कंटिन्यूज विद स्किन लाइनिंग ऑफ द मियाटस। लाइनिंग ऑफ द मियाटस मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इपिथेलियल लेयर है, जो बाहर का जो आउटर मोस्ट इपिथेलियल लेयर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी किसकी है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल है, इसका जो एपिथेलियम है, यही से ऐसा एक्सटर्नल ये कंटिन्यूटी है। जो आउटर आपका जो आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर क्या है, उन्होंने वहाँ पे डेफिनेशन में भी क्या बताया हुआ है कि आउटर एपिथेलियल लेयर, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आउटर एपिथेलियल लेयर है, विच इज अ कंटिन्यूअस और विच इज अ कंटिन्यू स्ट्रक्चर और कंटिन्यू विद द स्किन लाइनिंग ऑफ द मियाटस। तो ये आउटर एपिथेलियल लेयर हो गया। उसके बाद इनर म्यूकोजल लेयर है विच इज कंटिन्यूअस विद म्यूकोजा ऑफ द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर का म्यूकोजा का जो लेयर है, हम उसको म्यूकोजल लेयर कहते हैं। इनर ईयर, हाँ, इनर म्यूकोजल लेयर, ये आउटर एपिथेलियल लेयर हो गया। आउटर एपिथेलियल, इनर म्यूकोजल लेयर विच इज कंटिन्यूअस विद म्यूकोजा ऑफ द मिडल ईयर। और इन दोनों के बीच में जो है मिडल फाइब्रस लेयर। जो जब भी याद रखना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब भी टियर होता है, या जब भी हमारे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब फट जाता है, तो जब वो हील होता है, तो हील जब होता है तो 2 लेयर्स के साथ ही हील होता है। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे मेंशन नहीं है, आगे जाके हम वो पढ़ेंगे। तो 2 लेयर्स के साथ कैसे हील होगा वो, कि जो आउटर इपिथेलियल लेयर है, आउटर इपिथेलियल लेयर एंड इनर म्यूकोजल लेयर है, वही हील होगा, मतलब वही रीजनरेट होगा वापस, ना कि आपका जो मिडल फाइब्रस लेयर है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जब वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील होगा तो 2 लेयर्स के साथ होगा, आउटर एपिथेलियल के साथ होगा और इनर म्यूकोसल के साथ होगा, मिडल फाइब्रस वाला नहीं होगा। तो मिडल फाइब्रस लेयर यहाँ पे क्या बोला है मैंने, मिडल फाइब्रस लेयर विच इंक्लूजेस द हैंडल ऑफ द मेलियस। जो हैंडल ऑफ मेलियस की कवरिंग है, मिडल फाइब्रस लेयर विच इंक्लोज द हैंडल ऑफ मेलियस, तो उसको मिडल फाइब्रस लेयर कहते हैं। ये आप थ्योरी के लिए याद रख लो, क्वेश्चन आता है लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, शॉर्ट नोट अगर आई तो आपको ये मेंशन करना है कि आउटर एपिथेलियल लेयर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का विच इज जस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस। इनर म्यूकोजल लेयर है जो कि विच कंटिन्यूअस विद द म्यूकोजा ऑफ द मिडल ईयर। मिडल ईयर में म्यूकोजा होता है ऑब्वियसली, तो वो क्योंकि मिडल ईयर में म्यूकोसा है और एक्सटर्नल ईयर में देखने जाओगे तो वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो म्यूकोसा चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, इनर म्यूकोजल लेयर विच इज कंटिन्यूअस विथ म्यूकोजा ऑफ द मिडल ईयर। उसके बाद मिडल फाइब्रस लेयर विच इंक्लोजेस द हैंडल ऑफ मेलियस। ये आप थियरी के लिए याद कर लेना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आज कवर की। नॉर्मल कलर देख लिया जो कि पर्ली वाइट और ग्रे है, और ट्रांसपेरेंट नहीं होता टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ट्रांसल्यूसेंट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ट्रांसल्यूसेंट होता है। उसके बाद लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियोलस देख ली, कोन ऑफ लाइट देख लिया। कोन ऑफ लाइट क्यों है, क्योंकि ऑब्लिक नेचर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से रिफ्लेक्शन आता है। तो उसके बाद एक ट्रिक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसे पहचाने कि राइट साइड का कौन सा है, लेफ्ट साइड का कौन सा है। तो मैंने आपको बेसिकली 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करने के लिए जब सिखाया था तब भी बोला था कि आपको हैंडल ऑफ मेलियस की डायरेक्शन देखनी है। ये जो लाइन जो है, जो हैंडल ऑफ मेलियस है, किस तरफ जा रहा है। अगर ये राइट साइड की तरफ जा रहा है तो ये राइट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। अगर यही चीज अगर लेफ्ट साइड की तरफ एंगल जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। उसी हिसाब से आपको ये जो क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स, ये भी आपको ड्रॉ करने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं इस डायरेक्शन के हिसाब से। हैंडल ऑफ मेलियस कहाँ डायरेक्ट हो रहा है, जहाँ पे वो डायरेक्ट हो रहा है, मतलब जिस साइड पे हो रहा है उसी साइड से जो होगा वो एंटीरियर सुपीरियर होगा, उसके जस्ट नीचे एंटीरियर इन्फीरियर, और उसके जो पीछे होंगे पोस्टीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर, ऑब्लिकली प्लेस है। हमने याद रख लिया, ट्रिक भी मैंने बता दी कैसे याद रखना है, राइट साइड का कौन सा, लेफ्ट साइड का कौन सा। आपको बस हैंडल ऑफ मेलियस की
डायरेक्शन देखनी है और एंगल देखना है। डायरेक्शन से आपको पता चले जाएगा राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, और एंगल के वजह से आपको क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करने में इजी हो जाएगा, जो कि एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक याद रख लेना। उसके बाद एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, मैंने जो बोला कितना सरफेस एरिया है, कितना एंगल है। पर्स फ्लैसिडा को शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना, ये भी एमसीक्यू में आता है। और उसके बाद जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे कवर हो जाता है। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोन ऑफ लाइट बता दिया कि वो जस्ट रिफ्लेक्शन है हैंडल ऑफ मेलियोलस का, और ऑब्लिक नेचर की वजह से वहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है। कोन ऑफ लाइट पे कभी डिपेंड मत होना, क्योंकि डिपेंड इन द सेंस अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये राइट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हुआ, क्योंकि ये जो कोन ऑफ लाइट है वो राइट साइड में। बहुत सारे बच्चे जो है कोन ऑफ लाइट देख के बता देते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राइट साइड का है लेफ्ट साइड का है, पर बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी पैथोलॉजीज में क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एज सच पूरा रप्चर हो चुका होता है, कि पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड है, तो वहाँ पे तो कोन ऑफ लाइट आएगा नहीं, तो फिर आप कैसे बताओगे राइट साइड का है लेफ्ट साइड का है। इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि हैंडल ऑफ मेलियस कहा जा रहा है, वही अपना लैंडमार्क होगा पहचानने के लिए कि राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है। तो पर्स टेंसा मैंने कवर किया, पर्स फ्लैसिडा मैंने कवर किया, लैटरल प्रोसेस ऑफ हैंडल ऑफ मैलियोलस मैंने बता दी, अम्बू मैंने बता दिया। और यहाँ पे जो मैंने एक पार्ट जो रह गया, ये एंटीरियर मैलियोलर फोल्ड और पोस्टीरियर मैलियोलर जो फोल्ड है, वो कुछ नहीं, जस्ट वो जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम थी जो कि कंटिन्यू हो रही थी पेरीफेरी में पर्स टेंसा की, जो कि बोनी सल्कस में अटैच हो रही थी, वही जाके ऊपर सर्कुलर ऐसे फोल्ड बना देती है, रिंग बना देती है, जो कि फोल्ड है वो आपके हैंडल ऑफ मेलियोलस को अटैच है, लैटरल प्रोसेस को, मोर प्रिसाइजली लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियोलर जो है उसको वो अटैच है। क्या अटैच है? एंटीरियर मैलियोलर फोल्ड और पोस्टीरियर मैलियोलर फोल्ड। ये मैलियोलर फोल्ड पर्स टेंसा के ऊपर जाके राउंड अप हो रहा है, जो पेरीफेरी में तो अटैच थे, उसके बाद वो सर्कुलरली राउंड अप होके लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस को, ये जो मैल्यूलर फोल्ड है वो अटैच हो रहा है। और उसके बाद तो पर्स फ्लैसिडा मैंने कवर कर दिया, पर्स टेंसा हो गया, और इसी के साथ पूरा डिटेल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको पढ़ा दिया है। और आउटर ईयर में, बेसिक्स ऑफ ईयर में आज के लिए इतना ही। और आपकी जो भी एडवाइजेस होंगे, सजेशंस होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं और इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको अच्छा लगा हो यार, और अगर आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो या आपके लिए कुछ मैंने इजी कर दी हो चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए तो ये फ्री है, पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। मैं और वीडियोस बनाऊंगा और मेहनत से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूंगा और सिंप्लीफाई वे से करूंगा। और आपकी जो भी एडवाइसेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप कमेंट्स में डालो कि ये इम्प्रूवमेंट चाहिए या ऐसा प्रेजेंटेशन ऐसा चाहिए। मैं सब कुछ आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूव करके आपको और सिंप्लीफाई करके पढ़ाने के लिए ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच।